हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, हम लास्ट वीक जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, हम जिस वीडियो को देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें वो चैप्टर था सॉल्यूशन। 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन। हम उसको डिस्कस कर रहे थे और इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ अब तक मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। तो हम उस चैप्टर को सिक्वेंटली टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म के बारे में कि कंसंट्रेशन को हम किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो हमारे उसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स कवर किए थे और मैं आज आपके साथ चौथा और उसके आगे वाले जो भी पोर्शन है उसको कवर करूँगी। तो वो मतलब हम देखते हैं कि हाउ मेनी वेज यू कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। concentration of a solution can be expressed in many ways, लार्ज क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज़। क्योंकि देखिए, आपने एक मतलब लार्ज अमाउंट में अगर कोई आपको किसी का बताना हो कि भाई हाँ सॉल्ट कितना है वाटर के अंदर, तो आप बता दोगे, लेकिन सॉल्ट के पार्टिकल कितने हैं कैसे बताओगे। तो उस चीज़ों को कन्वीनियंट करने के लिए अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन किसी बड़े से टैंक का सॉल्यूशन को पूछा जाए, तो उसको करने के लिए तो मतलब कंसंट्रेशन सिर्फ एक ग्लास से या एक बीकर से नहीं, आपकी चारों तरफ मौजूद सारी हर तरह के सॉल्यूशन में देखी जाती है। तो इसीलिए हमारी जो क्या मतलब केमिस्ट्री है उसको कन्वीनियंट के साथ, जो भी कन्वीनियंसी के साथ समझने के लिए बहुत तरीके के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस टर्म को। तो मैंने आपके साथ 3 पार्ट शेयर करे थे। अब जो मेरा चौथा है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो जो हमारा चौथा पार्ट है वो है पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए, यहाँ पे मिलियन से समझ में आ रहा है कि ये बड़े लार्ज अमाउंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपकी बुक से ही बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, बट आई विल एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, सॉल्यूट जो है जब प्रेजेंट होता है इन ट्रेस। देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ये जो टर्म है इन ट्रेस। ट्रेस का मतलब आप जानते ही हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ही निग्लेजिबल, नॉट निग्लेजिबल मतलब इट कैन बी काउंट, मतलब इन अनदर सर्टेन वेज आप उसको नहीं कर सकते, बट इसके कुछ टर्म है, कुछ कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन ट्रेसेस का मतलब है कि बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, ट्रेसेस क्वांटिटी। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े लार्ज नंबर को आपको, लार्ज नंबर के कंपैरिजन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को आपको एक्सप्रेस करना होता है, तो वो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। अब मैं इसको एग्जांपल्स दे के भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे पहले इस डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है कि इस डेफिनेशन में जो बोला जा रहा है उसका क्या मतलब है। कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो ट्रेसेस में है, ट्रेसेस क्वांटिटी में। तो अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ppm, ओके। ये शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, ppm लिखा जाता है। और जो इसका फार्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं, कंपोनेंट में आप सॉल्यूट पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो आपको बेसिक चीज़ में बताया जा रहा है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब जितने तरह के कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में मिले हुए हैं वो सारे टोटल नंबर को हम डिवाइड करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं मिलियंस 10 टू द पावर 6। यहाँ पे मिलियन की बात की जा रही है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अब जहन में आ रहा होगा कि ये जो है पार्ट्स पर मिलियन भी इतनी ज़्यादा, इसमें कंसंट्रेशन कहाँ पे यूज़ होता होगा। देखिए, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे पता लगाते हैं साइंटिस्ट की कितना पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट कितना है, कौन सा पॉल्यूटेंट कितनी क्वांटिटी में है। तो उसके लिए यानी कि बहुत ही एक लार्ज सॉल्यूशन, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसमें सॉलिड पार्टिकल को ट्रेस आउट करने के लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अभी मैं आपके साथ 1-2 एग्जाम्पल और शेयर करूँगी ताकि इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। हम एक जनरल, एक लेमन लैंग्वेज में आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, कि मान लीजिए कि आपके पास 100 लड्डू हैं, ठीक है। उस 100 लड्डू को बनाने वाला पर्सन कितना है, एक, ठीक है।
अब फिर आपके पास 1000 लड्डू हो जाते हैं, किसी के तो 1000 लड्डू बना रहा है, वो भी एक अकेला बंदा बना रहा है। फिर 10,000 लड्डू बना रहा है तो भी वो एक अकेला ही बंदा बना रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ़ लड्डूज़ हैं वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ मेकर है वो सिर्फ सिंगल अकेला है। तो वो जो नंबर ऑफ़ मेकर है ना, वो और जो लड्डू हैं वो पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से हम एक वो बंदा अकेला जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको एक जनरल लैंग्वेज में मैंने बताया। तो अगर मान लीजिए कि हमारा चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में, अच्छा आप ओशन को ले लीजिए, आपकी बुक में ओशन का एग्जांपल दिया हुआ था कि ओशन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट मिले हुए हैं। तो किसी एक पॉल्यूटेंट को निकालने के लिए बाकी से हम, जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगल आपने एक पॉल्यूटेंट ले लिया, कोई ऐसा मिनरल जो बहुत एक्सेस अमाउंट में है उसमें, जो कि एज अ पॉल्यूटेंट वहाँ पे काम कर रहा है, लेड है मान लीजिए, तो उसकी आपने क्वांटिटी देख ली, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में आप निकाल रहे हो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी बुक में भी जो है डेफिनेशन देके बताया गया है कि पार्ट्स पर मिलियन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो है आपको एक एग्जैक्टली डेफिनेशन, जो कि इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी एक ऐसी डेफिनेशन है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको डिस्कस करते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट करूँगी क्योंकि ये टर्म थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि ये जनरली यूज़ नहीं होता है हमारी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में मीन्स कि आप पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बच्चों को इसकी समझ में नहीं आता। तो आप ये जान लीजिए कि जब सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का, और जिसका फार्मूला ये दिया हुआ है। चलिए आइए इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन है क्या? पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है मेजरमेंट की, जो यूज़ की जाती है एक्सप्रेस करने में बहुत ही डाइल्यूट कंसंट्रेशन लेवल पॉल्यूटेंट का, यानी कि पॉल्यूटेंट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, एयर या फिर वाटर या कोई दूसरा फ्लूइड, यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में। वाटर का मतलब ओशन वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया, ठीक है। तो पीपीएम बेसिकली एक एनवायरमेंटल टर्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट है जो पॉल्यूटेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसको नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो पीपीएम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज व्हेन एक्सप्रेसिंग अ वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर, वाटर एंड अदर फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन जो है वो एक यूनिट है जहाँ पर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका सॉल्यूट का, यानी कि पॉल्यूटेंट का, बहुत ही डाइल्यूट है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है, ट्रेस में है। तो इसलिए हम यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ppm ऑफ इंक इन वाटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन मास, ठीक है, 1 मिलियन मास पानी का है, और उस 1 मिलियन मास में क्या होगा, 1 मास यूनिट जो है वो इंक की होगी। फिर से मैं बताती हूँ, 1 ppm ऑफ इंक इन वाटर का मतलब है कि 1 मिलियन मास यूनिट ऑफ वाटर, उसके अंदर 1 मास यूनिट इंक प्रेजेंट है। तो इस तरह से, यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन मास आपका सॉल्वेंट का है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है, 1 यूनिट मास है। तो कितनी कम क्वांटिटी में, तो वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। और ये हेल्पफुल होता है किसमें, पॉल्यूटेंट को ट्रेस आउट करने में। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना पॉल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में, किसी ओशन में या फिर किसी लेक में कितना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, वो है मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों, जो हम मोल फ्रैक्शन में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, तो हम मोल फ्रैक्शन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। हम मोल्स में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मोल्स बेसिकली जो है, ये यहाँ पर ये एक सिंबल है, ठीक है, ये एक्स जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको हम काई बोलते हैं, बहुत से लोग इसको साई भी बोलते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली काई, ठीक है। और ये काई के राइट हैंड साइड में कंपोनेंट हम लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर कोई इस सिंबल में लिखा हुआ है और कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन में हम उसकी बात कर रहे हैं। उस सॉल्यूट की उस कंपोनेंट को हमने मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया है। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ द कंपोनेंट, जिसका आपको पता करना है, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने तरह के कंपोनेंट्स हैं उसमें सबका टोटल नंबर लेते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है। तो गाइस चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि एक कोई बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि एक बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन आप सबको पता है कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर दो तरह के दो से दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन लिया आपने जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, मान लीजिए कि ए है और बी है, ठीक है। तो ये ए और बी है, ये हमारे पास दो कंपोनेंट है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए हम निकालेंगे एन ए और बी के लिए निकालेंगे एन बी। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स एन ए और एन बी है। बाइनरी सोल्यूशन मतलब दो तरह के इसके अंदर कंपोनेंट है। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए का। मान लीजिए सबसे पहला मेरा कंपोनेंट ए है, अब हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा फार्मूला? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? काई ए, क्या बात कर रहे थे? मोल फ्रैक्शन किसका? एन ए, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, सारे कंपोनेंट। उसी तरह से मान लीजिए कंपोनेंट बी का निकालना हो, तो जब कंपोनेंट बी का निकालना होगा, तो जब कंपोनेंट बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? काई बी, ये थोड़ा सा एक्स की तरह से लग रहा है तो डोंट माइंड, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब ये दोनों को आपने देखा कि हमने इंडिविजुअली ए और बी दोनों को निकाल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई सोल्यूशन, अगर आप इन दोनों को टोटल कर दें, इन दोनों को एडअप कर दें, तो जब इन दोनों को हम एडअप करेंगे तो एडअप करने के बाद आपको, अगर मान लीजिए कि इसको, इन दोनों को आप एडअप करेंगे, काई ए प्लस काई बी, तो आपको वैल्यू मिलती है 1 इज इक्वल टू 1 फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग, मतलब बाइनरी काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो उसके लिए जो हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 1 आती है। अब हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तब हम उसको किस तरह से लिखेंगे? तो जब आई नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तब हम उसको ith वैल्यू लेकर लिखते हैं। तो आइए ये देखें, अभी तो हमने बाइनरी सोल्यूशन की बात करी थी, अब हम ज़्यादा कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट। तब कैसे लिखा जाएगा? काई आई इज इक्वल टू एन आई अपॉन N1, N2, N3 एंड सो ऑन। तो इसको भी आपने ith वैल्यू ले लिया। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? एन आई अपॉन समीशन एन आई। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और यानी कि अब इन सबको आप जब ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपने पहले कंपोनेंट के लिए लिया, ये आपने पहले कंपोनेंट के लिए लिया, तो इसी तरह से ढेर सारे कंपोनेंट मान लीजिए हो जाएं, यानी कि आपने ith वैल्यू ली, तो यानी कि इसके अंदर हमने मान लिया कि ये पहले को मान लीजिए कि 1 2 3 करके हम मेंशन कर दें। तो अब मान लीजिए x1 हो गया, x2 हो गया, x वही आपका काई, ठीक है, काई 1 हो गया, काई 2 हो गया, काई 3 हो गया। तो इन सब को जब आप, जैसे मैंने अभी बताया, ए और बी को ऐड करके काई 1, काई 2, काई 3, तो इन एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन एक ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और वो किसमें? रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे वेपर प्रेशर बताने में, कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्यूशन की, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कैलकुलेट करने में गैसेस मिक्सचर की, ठीक है, कैलकुलेशन डिस्क्राइब करने में उनकी जो है क्या कहते हैं, कैलकुलेशन गैसेस मिक्सचर में किस तरह से मोल्स के बारे में, मतलब कि जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उसको मोल के टर्म में एक्सप्रेस करने में। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से सॉल्यूशन बताने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
ठीक है। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन आपने देखा। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि इसको किस तरह से हम और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। अब यहाँ पे ये जो टर्म है बाई मास, इसका मतलब है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो ग्राम की टर्म में हमें लेना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे बाई मास, यहाँ पे परसेंट पहले से दे दिया है, 20% है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें एक ऐसे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन में किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है हमने मान लिया, और वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल का है, और जो उसमें उसकी क्वांटिटी है वो 20% है टोटल मास की। तो अब हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम जो है वो टोटल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारा टोटल सॉल्यूशन है, मास होने की वजह से हमने 100 ग्राम में लिया। ठीक है, आप इसमें और कितना भी अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, और यानी कि 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, और उसमें क्या है आपके पास 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। ठीक है, यानी कि इसके अंदर फिर क्या बचा, 80 ग्राम H2, वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मोलर मास निकालेंगे। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या चीज़ है, आपने पढ़ रखा है 9th स्टैंडर्ड में भी, 10th में भी, 11th में भी। तो अब फिर से हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से मोलर मास कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे C2H6O2 इसका हम मोलर मास निकालेंगे। तो हमारे पास पहले कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक जो मास होता है वो 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ये कितना है आपके पास, 2 है, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपने ये निकाला। ठीक है, मोलर मास निकाला इस टोटल मॉलिक्यूल का 62। तो अब हम इसको क्या निकालेंगे, अब इसके मोल्स निकालेंगे। तो जब हम इसके मोल्स निकालेंगे तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, ये 20 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका जो टोटल हमारे पास आया है कितना, 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.322 मोल। ठीक है, अब इसी तरह से हम वाटर का मास निकाल लेंगे। तो जब हम वाटर का मास निकालेंगे तो वाटर का मोलर मास निकालने के बाद जब मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास निकालने के बाद जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो जिस तरह से हमने इसकी करी है C2H6O2 की, एथिलीन ग्लाइकॉल की, उसी तरह से सेम हम वाटर का निकालेंगे। जब हम वाटर के जो मोल्स निकालेंगे तो उसकी जो हमारी वैल्यू आएगी, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, 4.444 मोल। अब हम इसका जो बेसिक फार्मूला है उसके हिसाब से मोल्स निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में गाय की कंपोनेंट लिखा हुआ है, पहले हम एथिल ग्लाइकॉल के निकालेंगे। तो जब हम इसका निकालेंगे तो अभी हमने इंडिविजुअली हमने कंप्लीट कर लिया एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए और वाटर के लिए, दोनों के लिए। तो पहले हम एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए जाएंगे, और जब हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए तो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल हमारे पास कितना आया हुआ था, 0.322 मोल अपॉन मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल 0.322 मोल प्लस
मोल्स ऑफ वाटर कितना हुआ है 4.444। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.68। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए आ गया, एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए आ गया। इसी तरह से हम सिमिलरली किसका निकाल सकते हैं, H2O का निकाल सकते हैं। तो जब हम H2O का निकालेंगे तो H2O का निकालने के बाद हम यहाँ पर H2O का रख दीजिए। H2O की क्या वैल्यू आपके लिए आई थी, H2O की वैल्यू आई थी 4.444। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 0.932। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू हमारे पास आई 0.068, पहली वैल्यू किसके लिए, कंपोनेंट ए के लिए मान लेते हैं, और जो कंपोनेंट बी है उसके लिए हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 0.932। ठीक है, ये हमने दो वैल्यू ऑब्टेन कर ली। तो मोल फ्रैक्शन जो है वाटर का जो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो किस में करेंगे कैलकुलेट, हमारे पास जो वैल्यू आई है ये। तो अगर हम इसको हम एक में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट, मतलब कि हम इससे वाटर का भी, आपकी बुक में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसको सॉल्व करके बताया भी है कि इससे हमने इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन निकाली। अगर हम वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इससे मैंने आपको बताया था कि हम बाइनरी सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन का लेके एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। तो हम यहाँ से वाटर की भी मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हो जाएगा 1 माइनस जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है। क्या वैल्यू आई है हमारे पास, किसके लिए आई है ये हमारे पास आई है ग्लाइकॉल के लिए आई है, एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए। तो 1 माइनस 0.068, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.932। तो इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर हमने इस मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया है एक एग्जाम्पल से। आपकी बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशन, अभी इसके अंदर दो कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म बचे हुए हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6th है मोलैरिटी, और उसके बाद आपके उसमें मोलैरिटी के बाद उसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, उसके बाद फिर मोलैरिटी। तो ये जो दो टर्म बचे हुए हैं वो आपके साथ विद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मैं कैलकुलेशन के साथ आपको ये एक्सप्लेन करूँगी ये दो टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त टिल द टाइम आप चैनल पर बने रहिए, और जो कुछ भी किसी की रिक्वायरमेंट है दे कैन आस्क, दे कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ से उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको वो वीडियो पर उस टॉपिक से रिलेट कर सकूँ, उनको एक्सप्लेन कर सकूँ वो सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ कोई सिचुएशन या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग। टिल देन, गुड बाय।